Hello, hi everyone, myself Santosh Kumar. Today we will learn about our topic that we have left in our last video about the brine solution. So let come on, we want to explain into the Hindi. So the brine solution क्या होता है जनरली जब अपन कभी भी सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व कर देते हैं तो जो वो सॉल्यूशन न्यू सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरली अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए व्हाट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन तो अपन ये कहेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज बाय द ब्राइन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्वस टर्म तभी यूज होता है जब कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए तो उसके लिए अपन एक्वस टर्म यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमारे को उसी ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवानी है कि इन द केस अगर अपन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए तो क्या होता है। तो अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो हम सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से पहले हमारे को वो कंटेनर या वो एक्टिविटी चाहिए होगी। तो हम एक कंटेनर उठाएंगे, उस कंटेनर के अंदर हम दो कार्बन की इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। एक कार्बन की इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसे अपन क्या कहेंगे एनोड। दूसरी अपन नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसे अपन क्या कहेंगे कैथोड कहेंगे। अभी इसी बेसिकली टैंकर के अंदर या इसी टैंक के अंदर या बीकर के अंदर हम एक सॉल्यूशन डाल देंगे। वो सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी डिसोल्व होगा। और फिर जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उसके कारण NaCl और वाटर दोनों क्या हो जाएगा टूट जाएगा। NaCl किस में टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस के अंदर टूट जाएगा। सेम तरीके से वाटर किस में टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। फिर टूटने के बाद में आपको पता ही है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है अट्रैक्ट करती है, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है और वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे। किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेंगे? जो अपन का सोडियम होगा वो OH माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सेम तरीके से एक क्लोरीन का एटम किसके पास जाएगा एनोड के पास जाएगा। देखो एरो का एरो बेसिकली किस तरफ है एनोड के टूवर्ड है और Cl के पास बेसिकली कैसी चार्ज है माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। हमने कहा कि एनोड के पास कैसी चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज होती है। इसी वजह से जो ये Cl माइनस का आइन है या एनाइन है वो एनोड की टूवर्ड मूव करेगा। तो जैसे वो एनोड की टूवर्ड मूव करेगा जब दो Cl माइनस आइन एनोड के टूवर्ड मूव करेंगे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर एनोड को दे देंगे और वो जनरली चेंज हो जाएंगे गैस के अंदर जिसे अपन क्या बोलते हैं Cl2 बोलते हैं। सेम तरीके से H प्लस कहाँ किस तरफ मूव करेगा कैथोड की तरफ मूव करेगा। जो इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर Cl2 के अंदर चेंज हो गए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते कहाँ पर आएंगे कैथोड पे आएंगे और कैथोड पे आने के बाद में H प्लस के अंदर कंबाइन हो जाएंगे और फिर वो किसको H प्लस कैटाइन को किस में चेंज कर देंगे H2 गैस के अंदर चेंज कर देंगे। तो सिंपली अपन की कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होगी कि 2NaCl मतलब दो NaCl के मॉलिक्यूल्स दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को या इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस क्यों कहा जाता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो जो ये टर्म दिया गया है ये जनरली दिया गया है इनके प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो किसके साथ डिजोल्व है वाटर के साथ डिजोल्व है। हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो सब्सटेंस या जो बेसिस वाटर के साथ डिजोल्व हो सकते हैं उसके लिए अपन एल्केलाइन टर्म यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी फॉर्म हो रही है तो इस वजह से हमने क्या नाम रख दिया क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस नाम रख दिया। इसी टॉपिक बेसिकली आधा वाला टॉपिक हमारा लास्ट वाली वीडियो के अंदर लिखा हुआ था जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया था तो इस वजह से हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। इन द केस अगर फर्दर भी कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। तो ये सारा कुछ था क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस के बारे में। और इसके अंदर अपन को प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे जो ये तीनों प्रोडक्ट है अलग अलग पॉइंट्स पे मिलते हैं। पॉइंट्स का मतलब हमने बीकर के अंदर एक की तरफ कैथोड है दूसरी तरफ अपन ने एनोड रखा है तो कुछ चीजें अपन को कैथोड की टूवर्ड मिलती है कुछ चीजें अपन को एनोड की टूवर्ड मिलती है। जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा कि एनोड के ऊपर जनरली क्लोरीन गैस फॉर्म होती है और उसी वक्त कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो हमें चाहिए
वो हमारे को दूसरी तरफ मिलेगा जो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होगा। जो अपन यहाँ पे जो तीनों चीजें अपन को मिली है, आइदर वो हाइड्रोजन गैस हो, क्लोरीन गैस हो, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो जो ब्राइन के साथ मिक्स हुआ हुआ है, जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, जो अपन यूजेस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखो अभी जो 2021-22 जो दिसंबर के अंदर हाफ ईयरली हुई थी, 2021 दिसंबर के अंदर जो हाफ ईयरली आरबीएससी के अंदर हुई, उसी से रिलेटेड जो अपन आज टॉपिक्स क्लियर करेंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर हाइड्रोजन गैस कहां पर प्रोड्यूस होती है, कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर। तो उसका आंसर क्या था, देखो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यही अपन फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर किया था, वहां पर भी ये सिमिलर था कि कैथोड के ऊपर ही क्या हो रही थी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था वो अपन आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप पूछ भी सकते हो, और या वीडियो को पुश कर पीछे देख भी सकते हो कि अगर क्लोर एल्केलाइन प्रोसेस के अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे अपन को ये पढ़ना है कि जो अपन को 3 प्रोडक्ट मिले, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरी अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इनके यूजेस क्या क्या है। अभी आपको पता है कि H2 गैस बेसिकली एक कंबस्टेबल गैस है, तो इसको एज ए फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, जो क्लोरीन होता है वो अलग अलग सब्सटेंस के अंदर एज अ इंग्रेडिएंट या एज अ यूज किया जाता है अलग अलग सब्सटेंस को बनाने के लिए, जो एज ए रिएक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे क्लोरीन के कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, पीवीसी, जो पीवीसी के पाइप्स आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, जो अपन घर के अंदर व्हाइट कलर्स के आते हैं, वो उसके अंदर जो क्लोरीन होता है वो यही क्लोरीन यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स, किसी सब्सटेंस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या वाटर को डिसइंफेक्टेंट्स करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बनाने के लिए या पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन का ये टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। इसी के अंदर जो अपन Cl2 गैस ले रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर आप देख रहे होगे, ये गैस बेसिकली कहाँ से ली जाती है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ है जो अपन का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का या ब्राइन सॉल्यूशन का, उससे जो क्लोरीन गैस निकलती है वो यूज की जाती है ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने के लिए। तो अगर हमारे से पूछे कि क्लोरीन गैस के यूजेस क्या क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पीवीसी के पाइप्स बनाने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो 5 यूजेस हमारे बुक के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिए हुए। और उसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अपन का मेन प्रोडक्ट है, जिसके लिए अपन ने ये सारे का सारा रिएक्शन करवाया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है डीग्रीसिंग मेटल्स, मतलब मेटल के ऊपर जो ग्रीस लगाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, और या उसे रस्टिंग को बचाने के लिए, तो उसी ग्रीस को हटाने के लिए अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सोप बनाए जाते हैं, जो साबुन बनाए जाते हैं, उसके लिए भी, डिटर्जेंट्स या पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर या आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए भी अपन यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अभी देखो उसके बाद में अपन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर। कुछ अपन के सॉल्ट है, उन सॉल्ट के बारे में अपन को स्टडी करना है। जैसे अपन के सॉल्ट खत्म हो जाएंगे, अपन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक ही स्टडी करें। तो अब देखो नेक्स्ट अपन का ब्लीचिंग पाउडर है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। जब अपन ड्राई स्लैग्ड लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। उसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जो इसका कॉमन नेम है। और साइंटिफिक या IUPAC या स्टैंडर्ड नेम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके साथ साथ वाटर भी बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, सिलेक्ट लाइम को, ड्राई सिलेक्ट लाइम को, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए अपन को कौन कौन से रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपको आंसर लिखना है ड्राई सिलेक्ट लाइम अलोंग विद द क्लोरीन। अगर ये पूछे कि क्लोरीन गैस आपने कहां से लेके आए हो, तो आपको आंसर देना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन गिव्स द क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे देखो जो ब्लीचिंग पाउडर जो अपन को मिला है, इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अभी पर्पस पढ़ने से पहले या समझने से पहले सबसे पहले माइंड के अंदर एक चीज क्लियर कर लो, ब्लीचिंग का मतलब ये होता है किसी भी कलर को डल करना। तो उसका मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग होता है। तो अभी इसी ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है अलग, मतलब एक ही पर्पस के लिए, कि कहीं पर भी अगर अपन को कलर को डल करना है तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सॉल्यूशन यूज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए जो कॉटन की इंडस्ट्रीज होती है या जो लॉन्ड्रीज होती है जहाँ पर अपन के कपड़े धोए जाते हैं, और जहाँ पर जो जिद्दी दाग होते हैं जो आसानी से रिमूव नहीं होते, तो वहाँ पर
दाग को मिटाने के लिए या कपड़ों में से कलर को मिटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग का या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री के अंदर आप सबको पता है कि पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं, पेपर जनरली वुड से बनाए जाते हैं। और वुड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर या डार्क लाइट कलर ऐसा होता है, लाइट येलो कलर। मगर अपन के पेपर का कलर कैसा होता है, वाइट कलर। तो ये बेसिकली डार्क ब्राउन या लाइट येलो कलर से वाइट कलर में कैसे चेंज हो जाते हैं, तो इनों के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जो उनके कलर को डल कर कर वाइट के अंदर चेंज कर देता है। तो इसी वजह से अपन ने लिखा है कि यूज़ किया जाता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड पल्प के अंदर मतलब वुड के अंदर जो उसका कलर होता है उसको रिमूव करने के लिए। फिर उसी वुड को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, और या उसको वुड को अलग कलर्स देकर आर्टिफिशियल या आजकल के टाइम के अंदर अपन अलग अलग डिज़ाइंस के अंदर जो वुड्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा, जो अपन इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस वीडियो को पुश कर कर ये लिख सकते हो इन द केस अगर आपको लिखना है। देखिए दो चीज़ें इसी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता था कि जनरली अपन ने एक पॉइंट फिर से रिपीट लिखी जो अपन ने लास्ट वाले वीडियो के अंदर लिखी थी। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट के अंदर अपन ने ये लिखा था कि क्लोर एल्केलाइन, क्लोर इज टर्म यूज फॉर द एल्केलाइन, तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इस वजह से जो इसी वीडियो के अंदर फर्स्ट पॉइंट फिर से लिखी गई है। एक और चीज़ कि जो अपन को हाइड्रोजन बनता है जो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, तो वो यूज़ किया जाता है अमोनिया को फॉर्म करने के लिए, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक टर्म यूज़ किया हुआ है मार्गेरिन। मार्गेरिन का मतलब होता है बटर, कि जो मक्खन वगैरह घी वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। अब अपन देखो पढ़ते हैं अपन के बेकिंग सोडा जो एक तरीके का सोल्ट है, इसके बारे में अपन को स्टडी करना है। तो अपन ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी कर दिया। बेकिंग सोडा का क्वेश्चन आया हुआ था इस मतलब इस बार हाफ ईयरली जो हुई है अपन का, उसी के अंदर बेकिंग सोडा का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट की नीड पड़ती है या कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो आंसर लिखना था आपको सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, बस ये चीज़ें लिखनी थी। अब बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए आपको कुछ रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। उन रिएक्टेंट में से कौन कौन सी चीज़ें होती है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब आप इन चारों चीज़ों को रिएक्ट कराओगे उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बेसिकली अमोनिया जो NH3 है, एक हाइड्रोजन वाटर से लेकर और एक क्लोरीन कहाँ से NaCl से लेकर एक कंपाउंड बना देगा जिसे अपन क्या कह देंगे NH4Cl, जिसे क्या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये अपन का प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद जो चीज़ें जो लास्ट में बचती है क्या क्या बच जाएगा, एक सोडियम, एक बेसिकली क्या बच जाएगा अपन का हाइड्रोजन और CO2 और एक और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर क्या बना देंगे NaHCO3, जिसे अपन क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और इसको कॉमनली अपन क्या कहते हैं, कॉमनली इसे कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है, जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर कर एक तो जनरली क्या बनाए अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ साथ एक न्यू प्रोडक्ट बनाए जिसे अपन क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। अभी इसी बेकिंग सोडा को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, देखो एक तो है कि बेकिंग सोडा यूज की जाती है बेकरी के अंदर या फूड को प्रिपेयर करने के लिए या फूड के अंदर। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन देखो जनरली ये रिएक्शन है कि जब भी बेकिंग सोडा को अपन हीट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ वाटर फॉर्म होता है। तो अपन ने बेकिंग सोडा को हीट किया तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरली क्या करती है, स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करवाती है फूड को। यही रीजन होता है कि बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है, फूड के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा बेकिंग सोडा एज नॉन कोरेसिव माइल्ड बेसिक सोल्ट के लिए यूज किया जाता है, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, एसिड को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे देखो आपको टर्म लर्न रखना है कि बेसिकली बेकिंग सोडा क्या होता है, नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है। और ये एक माइल्ड है, माइल्ड का मतलब क्या होगा, वीक होगा। नॉन कोरेसिव का मतलब क्या होगा कि ये किसी भी लिविंग टिश्यूज को हार्म कोज नहीं करेगा। और ये बेसिक नेचर का एक सॉल्ट है। तो जब भी बेसिकली क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसी वजह से ये एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है एंटी एसिड्स को बनाने के लिए या किसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद देखो इसके यूजेस क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब इसे अपन हीट करते हैं। तो यही रीजन होता है कि इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक्सटिंग्विशर के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर ऐसी चीजें अपन मिक्स करते हैं
जो एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अमाउंट उस वाटर के अंदर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी फायर होती है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर होती है। इन द केस अगर CO2 की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर फायर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी या फायर शांत हो जाएगी। उसके अलावा ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि ये एक माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक नेचर का होता है, इसी वजह से अपन इसको एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए या ऐसे एंटा एसिड के अंदर इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो ये अपन की चीजें थी बेकिंग सोडा के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इन द केस अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।